जनाब तूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शम्सी साहब। तूर साहब, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हमें तवक्कुआत बहुत हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ के आने की बात होती है तब भी हम तवक्कुआत रख लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जिस दिन हलफ लेना था, कौम उस दिन समझ रही थी कि शायद अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह हमारी कौम की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। उन तवक्कुआत के बरक्स हालात ठीक नहीं हो रहे, वो अपनी जगह पे मौजूद, लेकिन ये जो आनियां जानियां लगी हुई हैं, ये जो सियासी महाज खड़े किए हुए हैं, मरियम नवाज कभी जा रही हैं आ रही हैं, जरा नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर तो थोड़ी सी हमें बताइए कि क्या सिलसिला है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शम्सी साहब, हमारी कौम जो है ना, इसने अल्लामा इकबाल के इस शेर पे बहुत अमल किया है, पेवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख। तो वो उम्मीद बहार तो है, और बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। अरसा हो गया यही सुनते आए हैं कि नाजुक मोड़ पे हैं पाकिस्तान वाले, मईशत का बुरा हाल है। और इसमें सेंट्रल बात यह है, मरकजी बात यह है कि इसमें तमाम तबकों का कसूर है। हम किसी एक पे उंगली नहीं रख सकते। सही। इसमें माशरे का दानिश्वर तबका भी है, माशरे के अंदर जो करप्शन फैली है वो निचले तबके तक सरायत कर चुकी है। हमने इसमें हमारे रहनुमा भी हैं, हमारे मजहबी रहनुमा भी हैं, तो इसका इदराक करना चाहिए कि अभी हमें, जैसे आपने कहा कि इत्तेहाद की सख्त जरूरत है, दुरुस्त है, और निफाक वाली बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मुल्क के अंदर असूलों वाली जमहूरियत चाहिए जो आइन और कवानीन की पाबंदी करे, और ऐसा हमें सिस्टम चाहिए। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है डेट के जनवरी के आखिर में या फरवरी के अंदर इंतखाब हो जाएंगे, और जो सियासी हिलजुल है या जो सियासी हरकत और सकनात है या अदम इस्तेकाम है, जाहिर होता है, या उनसे जाहिर होता है कि इन लोगों को अब यकीन है कि इलेक्शन हो जाएगा। तभी तो ये आनियां जानियां लगी हुई हैं, और तभी तो नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट हो रही हैं। पीपल्स पार्टी अपनी एक अलग लाइन ले रही है, और पीडीएम इत्तेहाद जो है उसके अंदर भी आप देखें कि कुछ तफरीक है। तो जिसे कहते हैं ना नफ्सा नफ्सी का आलम है, वो नफ्सा नफ्सी का आलम है। लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो इंतखाबात हमारे अच्छे होंगे, शफाफ होंगे और ईमानदाराना होंगे, और जो उम्मीदवार इनके अंदर आएंगे वो सादिक और अमीन होंगे सारे के सारे। ठीक। और मेरी तो जो अरबाब वस्तु कुशाद है हमारी जमहूरियत के, जो पार्लियामेंट है, सेनेट है, मेरी तो यही तजवीज है कि हमें ये केयर टेकर सिस्टम से जान छुड़ा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कबाहतें हैं, इसमें इल्जाम तराशियां हैं, फिर इसमें वो काम करने नहीं देना, इल्जाम लगाने हैं, एतबार नहीं करना। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं हम? बिल्कुल ठीक है। हम इलेक्ट करते हैं नुमाइंदों को, उनके लिए कसौटी रखी है आर्टिकल 62, 63, और उस पर सादिक और अमीन ही इस छल्ली में से जा सकते हैं। फिर सादिक और अमीन लोगों को 5 साल बाद हम नाकाबिले एतबार डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, फर्ज माल जी, हम यकीन कर लेते हैं इनके ऊपर 21 को आ जाएंगे। अब उनका इस्तकबाल होता है, नवाज शरीफ साहब को मफरूर डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि मुझे समझ नहीं आती हमारे अदालती निजाम की, बड़ी माजरत के साथ तूर साहब, मुझे बड़ी इसमें बड़ी मैं समझता हूं कोफ्त होती है बाज़ औक़ात। मुझे बताइए कि अदालत इजाजत देती है जाने के लिए, ठीक है, इलाज के लिए, और उसमें काबीना जो है वो अप्रूवल देती है उनका ईसीएल से नाम निकालने के लिए। अब एक शख्स कानूनी तौर पे जो है इजाजत के साथ वो गया है, उसमें टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है जब वो जा रहा है। वो कह रहा है जी मैं इलाज करवा के जब वापस आऊंगा, वो 10 साल बाद आए, वो 2 साल बाद आए, वो 1 साल बाद आए, वो 3 माह बाद आ जाए। इलाज करवाने का उसमें है कि जी अपनी बीमारी के सिलसिले में गए हैं। अब मुझे बताएं कि फिर उस शख्स को मफरूर करार देना क्या फिर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी उसको पहले भिजवा दिया आराम से, फिर उसको मफरूर करार दे दिया? ये क्या जो है अपना मुनाफकत है, ये क्या हिपोक्रेसी है?
یہ حسن کرشمہ ساز کی کرامات ہیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں بچپن سے. کم از کم میری عمر کے لوگ تو دیکھتے آئے ہیں بچپن سے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات کہ بڑا مشکل ہوگا. ہر حال وہ آ رہے ہیں تو ان کے بھی وکلا ہیں اور انہوں نے ان کو بتایا ہوگا اور وہ یہ رسک لیں گے کہ عدالتوں کے سامنے پھر پیش ہو جائیں. نہیں میں نے یہ کھل کے نہیں میں نے جو کھل کے بات کی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہی پلی لیں گے وہ کہ ہم تو اجازت سے گئے تھے بھائی, ہم جیل توڑ کے تھوڑے گئے تھے. جی یقیناً دو باتیں ہیں. ایک تو وہ اپنی واپسی کو کیش کریں گے جس طرح خمینی نے کیا تھا, جس طرح اس سے پہلے باہر سے واپس آنے والے کرتے ہیں, جس طرح برما میں اینگ سوئی نے کیا تھا. اچھا. تو ہر جگہ جب بھی کوئی باہر سے واپس آتا ہے اور ملک بدر کیا ہوا تو ان کو بھی ایک قسم کا ملک بدر ہی کیا تھا نا. وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ایک بہانہ تھا. اندر کی باتیں تو میرا خیال ہے کہ سب کو ادراک ہے اس کا کہ کیسے یہ گئے اور خود ہی بھیجا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, عدالت نے بھیجا, حکومت وقت نے بھیجا اور سوچ سمجھ کے بھیجا اور پھر کوئی وہ ختمی ڈیٹ نہیں تھی واپسی کی. تو اس کے بعد اب وہ آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی واپسی کو ایک ہیروئک ریٹرن ان دی ارینا بنانے کی پوری کوشش کریں گے اور پورا میڈیا ٹیم جو ہے ان کی وہ اس پہ زور رکھے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنے قانونی وکلا جو ہیں ان کے وکلا ان سے قانونی مشاورت کریں گے اور ہر قانونی چال چلیں گے. اور ہمارے ملک میں آئینی شعبہ گروں کی اور جادوگروں کی کوئی کمی نہیں ہے. ادھر تو کالا جادو تھا, ادھر قانونی جادو چلے گا جس سے پاکستان کئی بار ہی مستفید ہو چکا ہے. ہم نظریہ ضرورت سے کر چکے ہیں, پھر ہم کمپرومائز کر چکے ہیں. ہماری مصلحت کیسی ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے. صحیح. کیونکہ ہم اصولوں پر کام نہیں کر سکتے, اصول کے اوپر معاملات کو آخری حد تک نہیں پہنچا سکتے, جسے کہتے ہیں کیفر کردار تک ملزموں کو نہیں پہنچا سکتے ثبوت ملنے کے بعد بھی, سزائیں ہونے کے بعد بھی. صحیح. تو یہ ایک ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت غیر یقینی صورتحال ہو جاتی ہے امن و امان کی. اور اگر کوئی امن و امان کی صورتحال بنا لے تو پھر آپ دیکھ لیں گے ہم کیسے کیسے کمپرومائز کرتے رہے ہیں. صحیح. اور ان کمپرومائز کے نتیجے میں جب موجودہ چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تو پھر ان کے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہوئی. تو یہ ہم سیدھے رستے پہ آنے سے گریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ وہ گریز میں کر جاتا ہوں اور میرے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہوتا تو میں اسی لیے گریز کرتا ہوں. چاہے ہم بجوز برا یمنا مادگو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب طور صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام کے لیے.